ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना ग्लूकोमा का पार्ट 2 है। बस फर्स्ट वीडियो में मैंने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अगर वो आपने वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको मसला नहीं होगा। ग्लूकोमा क्या था? हमने कहा था इंक्रीज़ इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ग्रेटर दैन 21 mm ऑफ एच। मैंने कहा था रेड जोन क्या है हमारे पास 21 जो है ना, ठीक है, 7 ये 21, बस ये याद कर लेना। साथ में सिर्फ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ही इंक्रीज ना हो, ऑप्टिक जो डिस्क है ना उसके अंदर आपके पास डीजनरेटिव डिफेक्ट्स आपके पास आ रहे हों, ठीक है। साथ में वो बंदे की कंप्लेन हो विजन डिफेक्ट्स की भी, मतलब वो नज़र में जो है ना वो उसको ब्लरिंग वगैरह और इस तरह की सारी कंडीशंस आ रही हों, फिर हम उसको लेबल करेंगे ग्लूकोमा के साथ, ठीक। अब जनाब डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं ओपीडी के अंदर, आई की ओपीडी के अंदर, और मरीज़ आया है, ठीक है। आपने चेक किया है तो उसका जो है ना वो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है ना वो रेज्ड है, ठीक है। तो क्या हर ही बंदे के अंदर आप उसको ग्लूकोमा कंसीडर करेंगे? ठीक है, देखो दो तरह के मरीज़ आपके पास आएंगे ओपीडी के अंदर, अगर ग्लूकोमा के साथ अगर उसने प्रेजेंट करना है ना, ठीक है। मरीज़ आया है, उसका सपोज करें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज्ड है, लेकिन आपने जब उसकी ऑप्टिक डिस्क चेक की वो उसके पास थी नॉर्मल, सही है। साथ में जब आपने विजुअल एक्विटी चेक की वो भी हमारे पास नॉर्मल थी। तो अब इस पेशेंट को मैं क्या कहूँ कि आपको ग्लूकोमा है? नहीं, ग्लूकोमा नहीं है इसको मरीज़ को है इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज्ड है, तो इसकी वजह हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन, इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर सिनेरियो में ये आ जाए कि सिर्फ उसका आईओपी ज़्यादा है 21 mm, सपोज करें 27 वो लिख देता है 27 mm ऑफ एच जी है, लेकिन ऑप्टिक डिस्क भी नॉर्मल है तो विजुअल एक्विटी नॉर्मल है। स्टूडेंट क्या करते हैं, आईओपी देखा और बस ग्लूकोमा नहीं, आपके पास अगर ऑप्शन है इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन तो आपने इसको टिक करना है, नॉट ग्लूकोमा। ये ग्लूकोमा का कभी भी नहीं हो सकता, ठीक। अब अगर मरीज़ आया है, सपोज करें आपके पास सिनेरियो में कि उसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन साथ में उसकी ऑप्टिक डिस्क जो है ना वो हमारे पास उसकी डिफेक्टिव है, ऑप्टिक डिस्क के अंदर जो है ना वो डिफेक्ट है, साथ में विजुअल एक्टिविटी भी हमारे पास डिफेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल जो आपका डायग्नोसिस होगा तो वो हमारे पास होगा लो टेंशन ग्लूकोमा, ठीक है, लो टेंशन ग्लूकोमा होगा, ठीक है। लो टेंशन ग्लूकोमा या फिर इसका दूसरा होता है नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। अगर ये ऑप्शन है तो फिर आप ये इसके अंदर ये उस तरह का ग्लूकोमा है कि इसके अंदर आईओपी ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे होता है या नॉर्मल होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर अगर ये ऑप्टिक डिस्क डिफेक्ट और विजुअल एक्टिविटी आ गई तो पक्का वो ग्लूकोमा तो आप लिखें लेकिन वो नॉर्मल टेंशन होगा। तो ये आपके क्लिनिकल सिनेरियोज में आए तो आपने परेशान नहीं होना। हमने जो है ना अब इसकी टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये दो सिनेरियो होपफुली आपको समझ, जिससे ना समझ आए वो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके देख ले, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमूमन एग्जामिनर इसके ऊपर फंसाने की कोशिश करते हैं बंदे को, बेटा अगर वो मरीज़ आ गया उसका डिफेक्टिव ऑप्टिक डिस्क है, विजुअल एक्टिविटी डिफेक्ट, लेकिन आईओपी नॉर्मल है, तो आप क्या करेंगे? आपने कहना सर नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा है। फिर वो कहेगा अगर आईओपी ज़्यादा ये ठीक है, तो आपने कहना सर ये इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन का मरीज़ है, ग्लूकोमा का पेशेंट नहीं है। जिस तरह आपने इस सिनेरियो को पिक करना होता है, ठीक। अब हमारे पास जो है ना वो ग्लूकोमा की थोड़ी सी जो है ना वो टाइप्स को मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर दूं, क्योंकि मैंने फोर्थ वाला जो है ना नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा की टाइप बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। जिसे नहीं देखी वीडियो वो देख ले। ये देखें यहाँ पे भी उसने ना ग्लूकोमा के अंदर जो है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, कंजेनिटल और नॉर्मल हमारे पास टेंशन ग्लूकोमा था, ठीक है। ये लो टेंशन ग्लूकोमा एक ही बात है वो, तो इसको आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ, प्लीज़। ये मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आपके। अब जी हमारे पास ग्लूकोमा की जो है ना वो टाइप्स, इसको बारी बारी हम देख लेते हैं। आपको ये फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए। प्राइमरी ग्लूकोमा, जिसकी वजह जो है ना हमें नहीं पता, इडियोपैथिक है मोस्ट कॉमन, ठीक है। सेकेंडरी ग्लूकोमा, ठीक है, इसके अंदर ना कोई रूट काज प्रेजेंट है, या तो वो पेशेंट के अंदर यूवीआइटिस होगा
या फिर कैटरैक्ट के साथ वो प्रेजेंट करेगा, या फिर रेटिनाइटिस के साथ वो हो सकता है प्रेजेंट करे, या फिर वो हमारे पास कंजक्टिवाइटिस के साथ हमारे पास प्रेजेंट करे। ये 4 कंडीशन जो है ना वो सेकेंडरी ग्लूकोमा काज करवाती हैं। फिर हमारे पास था कंजेनिटल, जो कि मैंने आपको जुवेनाइल 0 से 3 मंथ, 3 मंथ से 3 ईयर, 3 से 16 साल तक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर हमारे पास होता है नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, जिसके अंदर, या फिर इसका दूसरा नाम था लो टेंशन ग्लूकोमा, जिसके अंदर आपका आईओपी हमेशा नॉर्मल रहेगा। ये आपने नहीं भूलना, आईओपी ऑलवेज नॉर्मल यहाँ पे, लेकिन ऑप्टिक डिस्क का डिफेक्ट होगा, ठीक है, और साथ में आपका विजुअल डिफेक्ट होगा। ठीक हो गया। तो ये 4 बातें आपको, अब अगर जिसको नहीं ना अभी तक याद है, जो वो मेरा पुत्र छुट्टी करे, उसको जो है ना आगे पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। बार बार रिवाइंड करके देख लो, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, अब जो है ना वो हमारे पास ग्रेनुलोमिएटिस डैमेज के बारे में थोड़ा सा उसने बताया हुआ है, वह कि ग्रेनुलोमिएटिस डैमेज के अंदर क्या क्या आपके पास होगा। कंसेप्ट समझ लो, बाकी आप पढ़ तो फिर खुद ही लेंगे ना। ग्रेनुलोमिएटिस डैमेज में कहता है कि रेटिना जो है ना, उसकी नर्व गैंग्लियन सेल जो है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ लफड़ा है। देखो, नॉर्मली वो कह रहा है कि जो रेटिना होता है ना, उसके पास क्या होते हैं हमें पता है, बच्चे को पता है, हमने रेटिना ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर लिया है, वो वीडियो में मैंने बताया था। उसके अंदर क्या होता है, नर्व गैंग्लियन सेल्स होते हैं, ऐसी बात थी। अब इसको ग्रोथ के लिए न्यूरोट्रोपिन चाहिए, ठीक है। इस नर्व गैंग्लियन सेल्स को ग्रोथ के लिए हमारे पास क्या चाहिए, न्यूरोट्रोपिन जो है ना वो हमारे पास चाहिए। और ये कहाँ से आते हैं, ये हमारे पास आते हैं आपकी रेटिनल, वो ब्लड वेसल्स जितनी भी होती है ना, वहाँ से आती हैं, जाते हैं हमारे पास रेटिनल गैंग्लियन के पास, ये सारे न्यूरोट्रोपिन, ठीक है, रेटिनल गैंग्लियन के पास जाते हैं, और वहाँ से जो है ना वो उसको लाइव रखते हैं और वो फंक्शनल रहते हैं। अब हमारे पास जब मरीज़ को क्या होता है, आईओपी होता है, ठीक है, इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ा, तो क्या होगा, जो न्यूरोट्रोपिन्स है ना, वो रेटिनल सेल्स तक हमारे पास नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि उसने हर चीज़ कंप्रेस करके रख दी है ना। जब वो नहीं जाएंगे, रेटिनल ग्रोथ नहीं होगी, तो हमारे पास वो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा। न्यूरोट्रोपिन की सप्लाई ख़त्म टू दी रेटिना, ठीक है, न्यूरोट्रोपिन की सप्लाई ख़त्म टू दी रेटिना, तो हमारे पास क्या होगा, गैंग्लियोनिक सेल की अपोप्टोसिस हो जाएगी, वो अपनी प्रोग्राम्ड सेल डेथ करना शुरू कर देंगे। तो अपोप्टोसिस हो जाएगी हमारे पास गैंग्लियोनिक सेल्स की, जो कि हमारे पास क्या करेगा, रेटिनल नर्व फाइबर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। रेटिनल नर्व फाइबर जो है ना वो हमारे पास टपाटप ख़त्म। क्या करेंगे ये, जब ये ख़त्म होगा तो हमारे पास ऑप्टिक डिस्क जो है ना उसकी डिजनरेशन हो जाएगी, ऑप्टिक डिस्क डिजनरेशन, ऑप्टिक डिफेक्ट, और उसके बाद उसकी विजन जो है ना वो ख़त्म। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास 23% केसेस जो है ना ग्लूकोमा के, वो ब्लाइंडनेस की तरफ जाते हैं। तो ये सारा सिनेरियो मैंने बताना था कि क्या होता है, क्या हमारे पास बेसिकली ग्रेनुलोमिएटिस डैमेज होता है, रेटिना के जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं उनको न्यूरोट्रोपिन्स की ज़रूरत होती है। जब आईओपी बढ़ता है तो उसकी सप्लाई जो है ना वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लॉक होती है तो वो गैंग्लियोनिक सेल जो है ना अपोप्टोसिस करते हैं, उनका फंक्शन लॉस होता है, ऑप्टिक डिस्क जो है ना उसकी डिजनरेशन होती है, विजुअल एक्विटी लॉस। ये सिंपल सा फेनोमिना था। ओह, ग्रेनुलोमिएटिस लिख दिया हो, सॉरी, ग्लूकोमिएटिस डैमेज यार, क्योंकि ग्लूकोमा पढ़ रहे हैं तो वो इंक्रीज है। ग्लूकोमिएटिस लिखो यार, मुझे वो टीबी वाले ग्रेनुलोमा भी याद आ रहा है, सॉरी फॉर ग्लूकोमिएटिस डैमेज। और हमारे पास न्यूरोट्रोपिन्स, ठीक है, न्यूरोट्रोपिन्स, ये पूरा नाम लिख लो ताकि बाद में लोग कहते हैं पूरा नाम लिखा करें। तो ये ठीक है, ग्लूकोमिएटिस डैमेज सारे का सारा होगा। मैं ग्रेनुलोमिएटिस पता नहीं क्यों ज़बान में स्लिप होता है, इससे से मिलते नाम है ना। तो अच्छा, ये बात होगी। अब हमारे पास न्यूरोट्रोपिन की सप्लाई क्यों नहीं हुई, तो इसके लिए हमारे पास वो कह रहा है क्यों नहीं रेटिना के पास गए। इसके लिए वो कह रहा है हमारे पास 2 थ्योरी हैं, एक मैकेनिकल थ्योरी है, एक हमारे पास इस्कीमिक थ्योरी है। वो दोनों को मैं बताता हूँ आपको। ओके जी, अब मैंने कहा कि न्यूरोट्रोपिन्स की जो है ना वो हमारे पास जो है ना न्यूरोट्रोपिन्स इसकी जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास सप्लाई क्यों नहीं हुई। इसके लिए वो कह रहा है कि साइंटिस्ट ने जो है ना वो 2 थ्योरीज पेश की हैं आपके पास। एक थ्योरी को वो कह रहा है कि हमारे पास होती है मैकेनिकल थ्योरी, और नंबर सेकंड में हमारे पास होता है इस्कीमिक थ्योरी। जो मैकेनिकल थ्योरी होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेचिंग हो जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग हो जाती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे इस्कीमिक थ्योरी बेसिकली क्या है, नेचुरली कोई ना कोई फेनोमिना है,
ठीक है, जिसके अंदर कुदरती तौर पे जो है ना हमारे पास वेस्कुलर की इनसफिशेंसी हो जाती है, मतलब वेसल्स जो है ना वो इनसफिशेंट होती हैं कि उसको सप्लाई कर सके, तो वेस्कुलर इनसफिशेंसी। अच्छा, मैकेनिकल थ्योरी में हमने कहा मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होती है, थोड़ा मैं छोटा लिखता हूँ। एक्सोनल डिफॉर्मेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, डेंड्राइट होती है और एक्सोन्स होती हैं, ठीक है, ये सेल बॉडी डेंड्राइट और एक्सोन। तो जो नीचे वाले एक्सोन होते हैं ना, एक्सोनल डिफॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्सोनल डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हमारे पास जितना भी वो न्यूरोट्रोपिन्स आ रहा था, वो अब जब यहाँ पे लफड़ा है कुछ ना कुछ, तो वो आगे सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो न्यूरोट्रोफिन्स है ना, ठीक है, वो हमारे पास डिलीवर नहीं हो पाएंगे। जब ये नहीं होंगे तो रेटिनल फाइबर जो है ना हमारे पास वो डैमेज होंगे, ऑप्टिक डिस्क की जो है ना वो डिजनरेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास विजुअल फील्ड जो है ना वो हमारे पास डिफेक्टिव होगा, विजुअल फील्ड डिफेक्टिव होगा। ओके हो गया, ये बात आपको पता चल गई मैकेनिकल डिफेक्ट के अंदर। स्ट्रेचिंग आपने करवाना, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग करवाना, प्रेशर बढ़ेगा, जिस तरह गुब्बारे के अंदर प्रेशर बढ़ता है वो स्ट्रेच होता एक वक्त आता है कि वो डैमेजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है, मैंने कहा वेस्कुलर इनसफिशिएंसी होती है नेचुरली इस्कीमी के अंदर। होता क्या है, जो वेसल्स है ना उसके अंदर वेजोस्पाज्म हो जाता है, मतलब यूँ कहना कि अखड़ा हुआ आ गया है उसके अंदर, तो वेजोस्पाज्म हो जाएगा, वेजोस्पाज्म ऑफ आई वेसल्स। जब आई वेसल के अंदर वेजोस्पाज्म होगा, डिलीवरी जो है ना वो यहाँ तक तो आ गई, आगे स्पाज्म है मुड़ी हुई है सपोज करें, तो वहाँ पे जो है ना वो डिलीवरी और न्यूरोट्रोपिन्स की जो डिलीवरी है ना वो नहीं हो पाएगी। जब डिलीवरी नहीं होगी तो हमारे पास जो है ना वो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन पीछे ना कुछ जनरेट हो रही थी, ठीक है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, ठीक है। मतलब यही वेस्कुलर इनसफिशिएंसी के अंदर ये एक था वेजोस्पाज्म। नंबर सेकंड पे वो कह रहा है कि हमारे पास सिस्टेमिक हाइपरटेंशन एक बड़ी वजह है न्यूरोट्रोपिन्स की ना होने। नंबर थर्ड पे वो कह रहा है कि ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है ना वो नॉट वर्किंग। हर वेसल के अंदर अल्लाह पाक ने ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म, वो अपने आप को रेगुलेट करती है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, लेकिन वो ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो कभी हद से ज़्यादा तेज़ सप्लाई, कभी हद से कम सप्लाई, तो नर्व फाइबर जो है ना वो कहेंगे हम काम ही नहीं करते, तो रेटिनल जो फाइबर्स है ना वो डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से विजुअल एक्टिविटी होगी। तो ये दो थ्योरीज़ के अंदर उसने इतना सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, कोई और भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मैकेनिकल में इंट्राओकुलर प्रेशर लेज, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग लेमिना सिब्रोजा की, जो कि लीडिंग करता है एक्सोनल डिफॉर्मेशन की। तो एक्सोनल डिफॉर्मेशन लिख देंगे तो एग्जामिनर की आगे पर ये लेमिना सिब्रोजा भी एक एमसीक्यू मैंने देखा था। बाकी ये स्कीमी के अंदर वो कह रहा है कि परफ्यूजन प्रेशर कम होता है, कंप्रोमाइज होता है गैंग्लियोनिक सेल अपने, या फिर हमारे पास रेगुलेशन ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म नहीं होती, वेस्कुलर स्पान ये सिस्टम, ये तीन आपने चीज़ें लिख देनी है, आपके पास कंसेप्ट पूरा हो जाएगा इसका। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा और क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर फिर प्राइमरी एंगल की दो टाइप्स होती हैं। क्या क्या दो टाइप्स होती हैं, वो होती है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अच्छा, डायग्नोसिस के दिन यहाँ पे लिखा टोनोमेट्री, गायनोस्कोपी, फंडोस्कोपी, पेरीमेट्री और इमेजिंग टेक्निक्स, वो हम आगे बाद में देखते हैं। इसको पहले हम जो है ना इसकी टाइप्स को अच्छे से डिस्कस कर लें, फिर इंशाल्लाह इसको मैं साथ साथ क्लियर करवाता हूँ।